हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की। किस तरीके से भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं व्यापार करने के लिए। आखिर शुरू में उनका मकसद व्यापार करना होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो लोग भारत में व्यापार करने के बजाय भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं और करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये सुनते आए हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। दरअसल वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी थी। भारत का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। वास्को डी गामा ने यूरोप से आने पर, यानी कि यूरोप से चल करके भारत तक आने का जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज करी थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी भारत समुद्री मार्ग होते हुए नहीं आया था पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह समुद्र के रास्ते नहीं आया हुआ था। भारत का व्यापार उस समय होता था यूरोप के साथ, लेकिन वो स्थलीय मार्ग से होता था। तो हम लोग बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से समुद्री मार्ग की खोज करने की जरूरत क्यों पड़ी और उस कड़ी में कौन कौन भारत आए व्यापार करने के लिए। उसके साथ ही हम लोग एक चीज ये जान लें पहले कि जो यूरोपीय भारत आए, भारत आने से पहले ये है कि आखिर समुद्री मार्ग को खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर शुरू में पहले व्यापार हो रहा था तो व्यापार समुद्री मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी। तो समुद्री मार्ग की जरूरत इसलिए पड़ी, मान लीजिए ये भारत है और ये यूरोप है। भारत और यूरोप का जो मार्ग है स्थलीय मार्ग है, उधर स्थलीय मार्ग होते हुए बीच में तुर्की का कुस्तुनतुनिया पड़ता है। तुर्की का जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया पे अरबों का अधिकार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया पे 1453 ईस्वी में अरबों का अधिकार हो जाता है और 1453 में अरबों ने अधिकार कर लिया और जो यूरोप वासियों को भारत आने से रोक दिया, उसके रास्ते को बाधित कर दिया कि वो लोग भारत नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अरबों की सोच थी, अरबों को रोकने का, इन लोगों को रोकने का एक मकसद ये था, भारत से व्यापार करके हम लोग लाएंगे, रखेंगे और उसके बाद यूरोप वासियों को हम लोग यहां से भेजेंगे ताकि हमें अधिक मुनाफा होगा। तो जब यूरोप वासी भारत नहीं आ पा रहे थे व्यापार करने के लिए, और मेनली मसाला का व्यापार होता था उस समय में मुख्य रूप से, क्योंकि यूरोप ठंडा एरिया है, वहां पे फसल नहीं होता है उतना, वहां मीट ज्यादा खाया जाता है, नॉनवेज खाया जाता है। तो नॉनवेज में मसाला लगाने से वो ज्यादा समय तक टिकता है और अलग ही स्वाद आता है इसमें, मेन कारण ये था। तो भारत से मसाला लेना था। भारत से मसाला लेने के साथ ये था कि अगर ये रास्ता बाधित हो गया है 1453 में, तो यूरोप के लोग खोज रहे थे भारत जाने के लिए कि आखिर कैसे जाया जाए। तो इसी कड़ी में दो देश सबसे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद दो देश सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं इसमें आगे बढ़ के खोज करते हैं, जिनमें एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। स्पेन के जो लोग थे, या स्पेन का कोलंबस, आपने पढ़ा होगा कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। तो दरअसल वो निकला था भारत की खोज के लिए। भारत की खोज के लिए मतलब भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए कि भारत समुद्री मार्ग होते हुए हमें भारत जाना है। लेकिन हुआ क्या कि वो सीधा अमेरिका की खोज के लिए निकल गया, अमेरिका की तरफ निकल गया, तो उसने अमेरिका की खोज कर दी। तो 1492 में हम लोग जानते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा निकलता है, पुर्तगाली, जो कि भारत की खोज के लिए, और भारत की खोज वो कर भी लेता है, समुद्री मार्ग की खोज कर भी लेता है। वो मान लीजिए अफ्रीका होते हुए यहाँ यूरोप से निकलता है और ये मान लीजिए भारत है, तो ये यूरोप से होते हुए यहाँ पहुंचता है केप ऑफ गुड होप होते हुए। यहाँ पे उसे एक गुजराती व्यापारी मिलता है जिसका नाम होता है अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद की सहायता से वो यहाँ भारत आता है, कालीकट पहुंचता है। कालीकट के जो राजा होते हैं
या शासक जमुरीन उनका भव्य स्वागत करते हैं। इसमें यह है कि इनका स्वागत करते हैं और यहाँ से जो वास्को डी गामा है मसाला और अन्य चीजों को वस्तुओं को लेकर के जाकर के वापस से यूरोप में बेचता है। यूरोप में बेचने के साथ जब वो सारे खर्चे निकालता है और उसमें आय निकालता है कि आखिर मेरा खर्च पूरी यात्रा में कितना हुआ और मुझे वस्तुओं को यूरोप में बेचने के बाद मुनाफा कितना हुआ, तो वो देखता है कि उसे 60 गुना मुनाफा होता है। 60 गुना मुनाफा वास्को डी गामा को होता है यूरोप में जाकर के सामान बेचने पे। ये मुनाफा इतना ज्यादा था कि वहां पे एक तरीके से होड़ मची कि भारत जाना है व्यापार करने के लिए, क्योंकि मुनाफा बहुत होता है। तो इसके बाद जो एक आता है पुर्तगाली, उसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज भारत आता है 1500 ईस्वी में, जो कि हम लोग देख सकते हैं पेड्रो अल्वारेज भारत आया। और भारत आने के बाद फिर एक होड़ मची कि उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन कौन भारत आए। तो इन्हीं सब में देखेंगे हम लोग कि यूरोप से पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में। 1498 में पुर्तगाली के आने के बाद डच आए 1595 में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 में अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में। तो ये सब एक क्रम है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 कंपनियां आती हैं, डेनिश भी आते हैं, स्वीडिश कंपनियां भी आती हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो उतना व्यापार नहीं कर पाते हैं भारत से। तो इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़, जैसे डेनिश कंपनी है 1616 ईस्वी में भारत आते हैं। उसके बाद जो स्वीडिश कंपनी है वो 1731 में भारत आती है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो भारत में आई, लेकिन उनका उतना ज्यादा महत्व नहीं रहा या उतना अच्छा व्यापार वो भारत के साथ नहीं कर पाई जितना कि इन चारों का कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे उनकी स्थापना का क्रम के जो पुर्तगाली लोग हैं 1498 में कंपनी की स्थापना होती है और भारत आने के बाद भारत में वो अपनी जो पहली कोठी या फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो कोचीन में करते हैं 1503 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। वो आते हैं भारत और सूरत में आकर के अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1608 में। यहाँ पे एक बात और जानने की है कि 1608 में जब सूरत में ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो फैक्ट्री बनाने की शुरुआत तो सूरत में कर देते हैं अंग्रेज, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो मुगल शासक हैं जहांगीर, उनके द्वारा ये काम को रुकवा दिया जाता है और 1608 में जो ये कंपनी का काम शुरू किया गया था ये रुक जाता है और 1611 ईस्वी में इनकी मसूलीपट्टनम में इनकी एक फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है और फिर ये वाली फैक्ट्री 1613 में फिर बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे एक बात जुड़ी हुई है कि कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री बनाने की शुरुआत की गई थी या बनाई गई थी, शुरुआत करी गई थी, वो सूरत में करी गई थी 1608 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री तैयार होती है। उसके बाद फिर 1613 ईस्वी में सूरत वाली फैक्ट्री बनके तैयार होती है। उसके बाद डच के संबंध में हम लोग देख लेते हैं कि डच आते तो हैं 1595 में, लेकिन उनकी जो कंपनी की स्थापना होती है वो 1602 ईस्वी में होती है। उसके बाद उनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में वो अपनी फैक्ट्री बनाते हैं 1605 ईस्वी में। इनमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, जो आगमन का क्रम है उनमें पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, लेकिन जब कंपनी की स्थापना और कोठी बनाने का होता है तो पहले अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना पहले होती है, उसके बाद डच कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की कंपनी भारत आती है और 1664 में ये कंपनी की स्थापना होती है और सूरत में 1668 में इसकी फैक्ट्री बनके तैयार होती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आए 1498 में। कालीकट के शासक जमुरीन ने उनका भव्य स्वागत किया
उसके बाद पेड्रो अल्वारेज भारत 1500 ईस्वी में आए। तो ये बात हो गई पुर्तगालियों की। और जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उनमें हम लोग बारी बारी देखेंगे, पुर्तगाल के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेजों के बारे में और फ्रांस के बारे में। पहले पुर्तगाली के बारे में जान लेते हैं, कुछ बातें हैं जो उनसे जुड़ी हुई। जैसे पुर्तगाली वायसराय भारत आए, तो जो पुर्तगाली वायसराय, 3 वायसराय हैं जो भारत आए, जिनमें पहला वायसराय अल्मीडा 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहते हैं, लेकिन इनके संबंध में कुछ खास या इनके समय में कुछ खास उपलब्धि नहीं दिखती है। इनके समय में एक चीज है, ब्लू वाटर की पॉलिसी। ब्लू वाटर की पॉलिसी ये थी कि जो हिंद महासागर है, पुर्तगालियों का था कि हिंद महासागर में इनका आधिपत्य हो, या पुर्तगाली ये चाहते थे कि हिंद महासागर में केवल पुर्तगाली ही जहाजों का आधिपत्य रहे, पुर्तगाली जहाज ही अपना व्यापार करें, कोई दूसरे देश के लोग नहीं इस पे व्यापार करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसका जो समय है वायसराय का वो है 1509 से 1515 तक के समय में पुर्तगाली लोग काफी सक्षम हो गए थे, काफी उनका जो प्रभुत्व है वो स्थापित हो चुका था। इसने अपनी राजधानी कोचीन बनाई। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीत लिया। ये बात ध्यान देने वाली है। 1510 में जब गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ और भारत की आजादी के बाद 1661 तक पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार था, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाली लोग गोवा पर अपना अधिकार जमा के रखे हुए थे। उसके बाद भारत सरकार अपना एक्शन लेती है, उसके बाद गोवा को जीतती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क ने भारत में एक विवाह नीति चलाई थी। क्या है विवाह नीति? इस विवाह नीति में अल्बुकर्क ने एक ऐसी नीति चलाई जिसमें भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों का विवाह करवाना था और भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित करना था। यानी कि जो पुर्तगाली लोग हैं वो भारत आए और भारत में आने के साथ भारतीय महिलाओं के साथ शादी करें, और शादी करने के बाद एक संबंध स्थापित होगा ताकि उनको व्यापार में आसानी हो जाएगा, क्योंकि एक रिश्ता संबंध बन जाएगा तो संबंधी को तो कोई नहीं मारता है। तो उन लोगों का था कि मतलब आसान करना है, मतलब व्यापार को, केवल व्यापार को आसान करने के लिए ये नीति चलाई गई थी। अल्बुकर्क ने एक और नीति चलाई थी 3G की। 3G में था गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। इसका मतलब ये है, गॉड से अर्थ ये है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म को फैलाना। गोल्ड से अर्थ ये है कि भारत से सोना, यानी कि भारत से धन ले जाना, भारत से धन कमाना, धन अर्जित करके यूरोप लेके जाना। और तीसरा ग्लोरी का अर्थ ये है कि यूरोप में उस समय में एक ऐसी होड़ मची थी प्रतिष्ठा की, सम्मान की, कि यूरोप में कौन सा देश सबसे आगे है, कौन सा देश सबसे मतलब सबसे प्रसिद्ध है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। हर देश चाह रहा था कि मैं ऐसा काम करूं कि मुझे सम्मान मिले, या सम्मान के काम के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके बाद पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। इसके समय में भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। गोवा को जो है अपनी राजधानी बनाता है। 1535 में उसने द्वीप पर अधिकार किया और 1559 में उसने दमन पर अधिकार कर लिया। तो ये चीजें हैं पुर्तगालियों के संबंध में। और उसके बाद ये है कि पहला डच यात्री आर्नेलियन हाउटमैन भारत आया था। यूरोपियों के बाद जो पहला डच यात्री भारत आया था, आर्लेनियन हाउटमैन भारत आया। और आर्लेनियन हाउटमैन इससे पहले, यानी कि डच लोग इससे पहले इंडोनेशिया जा चुके थे। इंडोनेशिया के क्षेत्र में जाकर के वहां से मसाला वगैरह लेके वो यूरोप जाते थे। इसलिए जब वो भारत आए तो भारत में आकर के उन्होंने मसाले पे कम ध्यान दिया, बल्कि उन्होंने सूती वस्त्र और अन्य औषधियों पे ज्यादा ध्यान दिया। उसकी इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि वस्त्र एवं अन्य चीजों पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है व्यापार में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेदरा का युद्ध होता है
अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिनमें अंग्रेज लोग डचों को पराजित कर देते हैं और इनकी शक्ति उतनी खास नहीं रहती है, उतना शक्तिशाली ये होते नहीं है, इसीलिए ये चीज क्लियर हो जाता है कि ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग ये देखेंगे कि आगे चल के कि आती तो है 4 कंपनियां, 4 नहीं बल्कि और कंपनियां 6-7 कंपनियां भारत आती हैं, लेकिन मेनली जो व्यापार करती हैं वो 4 कंपनियां मेन शक्ति के रूप में या मेन ताकतवर कंपनियों के रूप में आती हैं भारत। लेकिन धीरे धीरे सभी कंपनियां छट जाती हैं और सिर्फ एक कंपनी भारत में लंबे समय तक टिकती है, और बल्कि टिकती ही क्या है, बल्कि भारत पे शासन करने लगती है, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों की कंपनी। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, अभी हम लोगों ने पुर्तगाली और डच के संबंध में देख लिया है, अगली वीडियो में हम लोग अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आधुनिक भारत को पूरा करेंगे।